हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ आपको एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन के बेस पे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बस इतना बताना है कि रिएक्शन के बेस पे जो स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो इस वर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही आपको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन कंबाइन होकर लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें आपको दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है रिड्यूस्ड और एक आ रहा है ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड हम लोग ऐसे एलिमेंट को कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो। अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आप ऑक्सीडाइज कहोगे उस एलिमेंट को। रिड्यूस में आप देखोगे किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा। किसी भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो आप रिड्यूस कहोगे, और किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आप ऑक्सीडाइज कहोगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले करेक्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो लीड ऑक्साइड है इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो लीड ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है सही ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे देखोगे जो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इस रिएक्शन के बेस पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना है। अब हम लोग इनकरेक्ट की बात करें तो यानी मेरे पास जो ऑप्शन बचा हुआ है ए और बी, यहाँ पे पहला ए में क्या है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो क्या लीड आपका रिड्यूस हो रहा है? तो लीड से कोई भी ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रहा है, लीड आपका रिड्यूस नहीं होगा। तो जो ऑप्शन है ए गलत है। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपके पास दो गलत स्टेटमेंट आ गया, ए और बी, और यही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो ए एंड बी, तो आप इसी को टिक मारोगे। आपका जो ऑप्शन नंबर सी और डी है वो बेसिकली सही स्टेटमेंट है। अगेन ऑक्सीडाइज का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है आप उस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कहोगे। जैसे कि यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग लीड ऑक्साइड की बात करें, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो लीड ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और आपको बताना है जो रिएक्शन है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसका एग्जाम्पल है। गिवन रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जो एल्यूमिनियम है आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस क्यों करता है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए आयरन ऑक्साइड से आयरन को रिमूव कर देता है। बेसिकली आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। यहाँ पे हम लोग HCl को आयरन में ऐड करते हैं तो आपके प्रोडक्ट में क्या होगा। तो यहाँ पे अगेन आपको टिक दी करेक्ट आंसर ही है, यानी ऑप्शन ही दिया गया है। इन चारों में से किसी एक पे आपको टिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है HCl, तो हम लोग लिख लेते हैं HCl प्लस आयरन। यहाँ पे आपका जो आयरन है वो रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन से और आपका आयरन क्लोराइड बना देगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को आपका बेसिकली रिलीज करेगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, यानी जैसे ही HCl आयरन में ऐड होगा आपका आयरन क्लोराइड बना देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बेसिकली आपको रिएक्शन लिख लेना है, रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट साइड में आ रहा है उसके बेस पे आपको ऑप्शन चूज करके टिक कर देना है। तो यहाँ पे आयरन क्लोराइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है
व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, और आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप डिफाइन कर दोगे। तो डिफाइन कैसे करोगे, तो सिंपल लिखना, अ केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड, दैट इज रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट साइड, इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिंपल हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन में करते क्या है, आपके पास एक रिएक्टेंट साइड होता है और एक आपका प्रोडक्ट साइड होता है। तो आपका रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में जो भी एलिमेंट का जो भी एटम होता है उसको हम लोग सेम बना देते हैं। सेम क्यों बनाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हम लोग जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप लिखोगे द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई नया एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर या उसके थ्रू बनता है। जो भी एलिमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आपका रिएक्टेंट साइड में भी प्रेजेंट होगा और प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट होगा, बस नंबर ऑफ एटम चेंज होता है, तो उसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो आपका एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट को याद रखना है, आपको इसको लिखना नहीं है, बस इसको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, इसी को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसमें गैस है तो उस गैस को आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, इस चीज को हम लोग पेज नंबर 6 का जो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर है उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। तो जो गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्म है उस फॉर्म में लिखना, जैसे हाइड्रोजन अगर है तो H2 लिखोगे, ऑक्सीजन है तो O2 लिखोगे, नाइट्रोजन है तो N2 और क्लोरीन अगर गैस में है तो Cl2 लिखोगे। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको, अगर गैस किसी भी केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो आप उस गैस को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखोगे। यहाँ पे कुछ आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट को पहले केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो आपका जो स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में है, तो हम हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज H2 लिखेंगे। वैसे ही आपका नाइट्रोजन भी गैस है तो उसको भी हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 में लिखेंगे, और दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। अब यहाँ पर अमोनिया भी बेसिकली गैस फॉर्म में होता है। अब हम लोग इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन आपका 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा टोटल। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है 2 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, तो आपका ये बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में लिख लेना है, उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के लिए हम लोग सिंपली इस NH3 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका H2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आपका जो गिवन इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो केमिकल फॉर्मूला है H2S होता है। यहाँ पे गैस है तो गैस लिखोगे, बर्न इन एयर। कभी भी आपको अगर एयर वर्ड आ रहा है तो एयर का सिंपली मतलब होता है ऑक्सीजन, और भी गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे, कंबाइंड होके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, वाटर होता है आपका H2O। तो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1 है तो प्रोडक्ट में भी सल्फर 1 है।
लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, लेकिन यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट साइड में आपका 3 है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, जैसे ही आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करोगे वैसे ही सल्फर और हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे आपको रिएक्टेंट साइड में भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर सल्फर आपका 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर 2 आ गया, तो रिएक्टेंट साइड में भी सल्फर को 2 करना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो सल्फर यहाँ 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन को 4 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो सिंपली अगर हम इस ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप एक बार अगेन रिएक्शन को देखोगे तो आपको बैलेंस नजर आएगा। यहाँ पे 2H2 यानी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 सल्फर है, यहाँ पर भी सल्फर 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 6 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 × 2 4 + 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो एक बैलेंस्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट के बेस पे केमिकल रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद बैलेंस करोगे। तो बैलेंस करने के लिए सिंपली आप सल्फर डाइऑक्साइड वाटर को 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी 2 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सी है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। यहाँ आपके पास बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला BaCl2 होता है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो Al2SO4 और 3 होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट को जरूर आप याद रख लेना, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 3 होता है। आपको रिएक्ट करके क्या बना देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 प्लस प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। अगर आपका वर्ड आता है प्रिसिपिटेट, तो याद रखना है प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, तो बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख चुके हैं, अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले बेरियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन क्या आपका 3 है। तो यहाँ पे अगर हम क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे आपको क्लोरीन को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे बेरियम कितना बन गया, 3 बन गया। तो यहाँ पे हम बेरियम को 3 बना देते हैं मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेरियम 3 हो गया, और सल्फेट जो SO4 है वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखो गौर से, तो जो सल्फेट है मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग बेरियम क्लोराइड में 3 से मल्टीप्लाई किए, और आपका प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम क्लोराइड को 2 से, बेरियम सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपके क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन दिया गया है, उसको बस बैलेंस कर देना है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट साइड है या फिर जो प्रोडक्ट साइड है, हर एक कंपाउंड के नीचे एलिमेंट को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट को लिख लेंगे HNO, हाइड्रोजन आपका एक एटम के साथ है, नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। वैसे ही अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें तो कैल्शियम 1 है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन भी आपको कितना हो गया, बेसिकली 2। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड की बात कर ले, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन पे ध्यान दो, ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 हो जाएगा। अब वाटर कंपाउंड की बात करें तो H आपके पास 2 है, और ऑक्सीजन आपके पास 1 है। अब हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 है टोटल। लेकिन अगर हम वही रिएक्टेंट साइड में देखें तो आपको नाइट्रोजन 1 नजर आएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 2 है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 बन गया, नाइट्रोजन 2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको बैलेंस नजर आएगा। वहीं अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस नजर आएगा। लेकिन अगर हम टोटल हाइड्रोजन की बात करें रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, टोटल आपको 4 नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आपको 2 नजर आएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन भी टोटल हो जाएगा 4, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है आपका बेसिकली 2 है, एक्स्ट्रा 2 नजर आएगा। लेकिन रिएक्टेंट साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 नजर आ रहा है। रीचेक करने के लिए हम लोग HNO3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे वाटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग एलिमेंट को काउंट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल नजर कितना आ रहा है, 2, और यहाँ पर भी 2, यानी टोटल नजर आ रहा है 4। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 × 2 4। बच्चा नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर भी अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 6 + 2, यानी ऑक्सीजन टोटल रिएक्टेंट साइड में 8 है। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 + 2 8। बचा कैल्शियम भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन था वो आपका बैलेंस हो चुका है। एक बार हम लोग रफ कर लेते हैं। बस हम लोग क्या किए, गिवन रिएक्शन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ पे वाटर में 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बी है, यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड दिया गया है उसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। फिर अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे H2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन आपका 4 है। अब हम लोग प्रोडक्ट साइड की बात कर लेते हैं। तो सोडियम आपका 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। और वाटर की बात कर ले तो H आपका 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले तो यहाँ पर आप देखो N1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं तो आपका सोडियम भी 2 हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो भी एलिमेंट है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब हम लोग एलिमेंट को अगर देख रहे हैं तो सोडियम जो 2 है इधर भी 2 इधर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 4 है, यानी टोटल ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 6 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 4 है और यहाँ पे 1 है। तो इसको भी यहाँ पे 2 करने के लिए हम लोग वाटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब ऑक्सीजन इधर भी टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग हाइड्रोजन की बात कर ले तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन आपका कितना है, 4 है। और रिएक्टेंट साइड की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 2 4। बचा सल्फर भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है। तो हम लोग पूरे रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई किए और वाटर को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो आपका जो गिवन रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई बाय 2 और आपका वाटर मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे जो गिवन रिएक्शन है बैलेंस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है सी, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एटम की बात करें, सोडियम 1, यहाँ पर भी 1, क्लोरीन 1, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1, NO3। तो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। जो गिवन रिएक्शन है अपने आप में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट और HCl दिया हुआ है। यहाँ पे बेरियम 1, यहाँ पे भी बेरियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट है SO4, यहाँ पर भी SO4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बस HCl में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो गिवन रिएक्शन है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया गया है, आपको इक्वेशन लिख के बैलेंस करना है। तो सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है, 1 है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2
और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, यानी टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 4। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया इधर भी 4। अब हम लोग कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन आपका 1 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है। यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है बेसिकली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जो जिंक है, जिंक का होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3 और आपका क्या बना रहा है जिंक नाइट्रेट, Zn नाइट्रेट का याद रखना है NO3 और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सिल्वर Ag। तो यहाँ आपको बेसिकली जो जिंक नाइट्रेट है उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जिंक आपका बेसिकली 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, यहाँ पर Ag 1 है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्राइट है NO3 है और यहाँ पे नाइट्रेट NO3 मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो NO3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो आपका सिल्वर है वो भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी वजह से Ag को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक सिल्वर नाइट्रेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर भी जो सिल्वर है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 बना रहा प्रोडक्ट में क्या दे रहा है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर यानी Cu। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे कॉपर 1, यहाँ पर भी कॉपर 1, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन क्या है 3 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लोरीन टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्लोरीन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया, इसी वजह से यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे कॉपर कितना बन गया था 3 बन गया था, तो इस कॉपर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किए, कॉपर क्लोराइड को 3 से, एल्यूमिनियम क्लोराइड को 2 से और कॉपर को 3 से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, साथ में आपका पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और आपका बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। यहाँ पर याद रखना है जो भी कंपाउंड दिया गया है उसके केमिकल फॉर्मूले को। बेसिकली आप क्लास 9 के बेसिस पे केमिकल फॉर्मूला निकाल भी सकते हो। यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन आपको 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 हो गया। यहाँ पे पोटासियम भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड में पोटासियम आपका 2 दिया गया है, सल्फेट SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है। सिंपली आप इस गिवन रिएक्शन के लिए जो आपके पास पोटासियम क्लोराइड है इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये केमिकल जो रिएक्शन होगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। इस क्वेश्चन में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसके बाद जो केमिकल इक्वेशन है उसके टाइप्स को लिखना है। तो आपको पता होगा आपके पास टोटल 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में आपका 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइंड होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे पहचानोगे, रिएक्टेंट साइड में 1 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड है उसमें एक ही आपके पास कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट होगा, तो उसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। दूसरा टाइप है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपका रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल कंपाउंड होगा जो कि स्प्लिट होगा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में। इसको आप लोग कैसे पहचानोगे, रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड नजर आएगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट साइड में 1 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड नजर आएगा, तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे।
तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड में मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसको कैसे पहचानोगे आप लोग? तो रिएक्टेंट साइड में अगर फोकस करोगे तो आपको एक कंपाउंड नजर आएगा और साथ में आपका एक एलिमेंट नजर आएगा। कंपाउंड में जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो बेसिकली लीस्ट रिएक्टिव होगा और यहाँ जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होगा। इस लीस्ट रिएक्टिव को ये मोर रिएक्टिव क्या करेगा? डिस्प्लेस कर कर एक कंपाउंड बना देगा। तो इस कंपाउंड में आपको यहाँ पर मोर रिएक्टिव नजर आएगा इस लीस्ट रिएक्टिव से। यानी कहने का मतलब है आपका कि रिएक्टेंट साइड में आप देखना कंपाउंड में एक एलिमेंट है आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा और साथ में जो एलिमेंट होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव इस लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके और प्रोडक्ट साइड में मोर रिएक्टिव के साथ आपका एक एक्वस सॉल्यूशन बना देता है। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो चौथा रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें आपको आयंस का एक्सचेंज नजर आएगा। आयंस का एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? रिएक्टेंट साइड में आपको दोनों का दोनों कंपाउंड नजर आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। दोनों रिएक्टेंट साइड में आपका दोनों क्या होता है? कंपाउंड होगा। इस कंपाउंड में आपको एक पॉजिटिव नजर आएगा और एक नेगेटिव नजर आएगा। वैसे ही दूसरे कंपाउंड में भी एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव नजर आएगा। तो जो पहला कंपाउंड का जो आपका पॉजिटिव है वो दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव के साथ कंबाइन कर कर एक कंपाउंड बना देगा। वैसे ही जो दूसरे कंपाउंड का पॉजिटिव है वो पहले कंपाउंड के नेगेटिव के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करोगे जो आपका प्रोडक्ट साइड होता है, प्रोडक्ट साइड में जो दोनों आपका कंपाउंड है या तो एक्वस होगा या फिर एक आपका इनसॉल्युबल इन वाटर जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं सॉलिड फॉर्म में होगा और दूसरा आपका एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये दोनों हो सकता है, दोनों का दोनों एक्वस हो सकता है या एक सॉलिड और एक एक्वस हो सकता है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिख लेते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है आपका पोटासियम ब्रोमाइड। इसका केमिकल फॉर्मूला KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। इसका केमिकल फॉर्मूला BaI2 है। ये भी बेसिकली एक्वस है। रिएक्ट करा के आपका जो प्रोडक्ट है पोटासियम आयोडाइड बना रहा है Ki एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। बेसिकली ये भी आपका एक्वस है। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला कंपाउंड पोटासियम ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोटासियम 1 है लेकिन यहाँ जो ब्रोमीन है 1 है। प्रोडक्ट साइड में आपको ब्रोमीन 2 नजर आएगा। इसी वजह से 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वजह से पोटासियम भी आपका 2 हो गया। तो इस पोटासियम को 2 बनाने के लिए प्रोडक्ट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे पोटासियम 2 हो गया। इसके साथ साथ आयोडीन भी आपका 2 हो गया। रिएक्टेंट साइड में आपको आयोडीन 2 नजर आएगा और रिएक्टेंट साइड में जो बेरियम है और प्रोडक्ट साइड में जो बेरियम है दोनों 1 है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पोटासियम आपका 2 है, ब्रोमीन आपका 2 है, साथ ही साथ बेरियम आपका 1 है, आयोडीन आपका 2 है। प्रोडक्ट साइड की बात कर ले तो पोटासियम आपका 2, आयोडीन भी आपका 2 है, साथ ही साथ बेरियम 1 और ब्रोमीन आपका है 2। तो आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को मैच करोगे तो आपको इक्वल नजर आएगा। दूसरा अब आपको इसके टाइप्स की बात करना है कि कौन सा टाइप्स है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखते हैं। यहाँ आपका कंपाउंड है, यहाँ पर भी कंपाउंड है। प्रोडक्ट साइड में भी आपका दोनों का दोनों क्या है? कंपाउंड है। अगर आपको पता होगा इसके साइन के बारे में तो आपको पता होगा पोटासियम पॉजिटिव होता है, ब्रोमीन नेगेटिव है। वैसे ही बेरियम पॉजिटिव होता है और आयोडीन नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप देखोगे जो पोटासियम पॉजिटिव साइन वाला जो है आपके नेगेटिव साइन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके पोटासियम आयोडाइड बना रहा है। यानी यहाँ पर आपका आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो आयन का एक्सचेंज अगर हो रहा है तो वैसे रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलोगे। तो सिंपली आपको यही लिख लेना है। या ऐसे भी आप पहचान सकते हो रिएक्टेंट साइड में दोनों को दोनों कंपाउंड है और प्रोडक्ट साइड में दोनों को दोनों क्या आपका कंपाउंड है। तो बेसिकली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। सिंपली यहाँ पे ऐसे करके आपको बैलेंस कर लेना है और उसके नीचे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देना है। अब नेक्स्ट जो है आपका जिंक कार्बोनेट है। इसका केमिकल फॉर्मूला ZnCO3 जो कि सॉलिड है, आपका स्प्लिट होकर जिंक ऑक्साइड ZnO जो कि सॉलिड है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा होता है। रिएक्टेंट साइड में जिंक आपका 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी जिंक आपका 1 है।
वैसे ही अगर हम लोग कार्बन की बात करें, कार्बन भी 1 है और यहाँ पे कार्बन भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 3 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आपका 1 + 2 यानी 3। तो यहाँ आपका हर एक एलिमेंट आपके सेम एटम के साथ है, तो आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में आप देखोगे एक कंपाउंड है जो कि स्प्लिट होकर प्रोडक्ट साइड में एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट बना रहा होता है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपली आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लेना है। नेक्स्ट आपका सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला H2 लिखोगे, गैस के फॉर्म में है। क्लोरीन आपका Cl2 गैस के फॉर्म में है, कंबाइंड होकर HCl बना रहा है, ये भी आपका गैस है। केमिकल इक्वेशन के बाद हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में H2 है और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आपका H भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वजह से हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। अब हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करना है। तो रिएक्टेंट साइड में आप देखोगे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपली आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दोगे, केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस कर देना है, उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख लेना है। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला Mg सॉलिड में है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एक्वस है, कंबाइंड होकर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है MgCl2 जो कि आपका एक्वस है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, H यहाँ पे 1 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में H2 है। वैसे ही रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 1 है और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 2 है। तो सिंपली रिएक्टेंट साइड में जो HCl है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट साइड में देखना है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम है और जो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन है, हाइड्रोजन को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस क्यों करता है? क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसी वजह से HCl में हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसकी जगह पे मैग्नीशियम आ गया और मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, हाइड्रोजन रिमूव होकर हाइड्रोजन गैस बन जाता है। तो यहाँ पे आपका लीस्ट रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। इस क्वेश्चन में आपसे एक्सोथर्मिक और आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछा है और साथ में आपको एग्जांपल भी लिखना है। सबसे पहले हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। आप सिंपली लिखना, अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक in which a certain amount of energy is released in the form of heat and light. The container in which reaction is carried gets heat up. यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपका एनर्जी रिलीज होता है हीट और लाइट के फॉर्म में। जिस कंटेनर में हम लोग रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, अगर वो कंटेनर आपका हीटअप हो जाता है तो आप समझ लेना कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। या सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, chemical reaction that released energy in the form of heat and light are called exothermic reaction। सिंपली आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में सबसे पहले रिस्पिरेशन वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। रिस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना रहा होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपका ATP भी बनता है। इसी ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं, यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग NCERT एक्टिविटी 1.4 से लिया गया है, जिसमें जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स होता है वैसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में हीट को रिलीज करता है। जैसे ही आप कंटेनर को टच करोगे तो ये हीट आपको महसूस होगा। तीसरा एग्जाम्पल CH4 दैट इज मीथेन है। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है आपको हीट रिलीज कर रहा होता है। इसी हीट का यूज हम लोग खाना बनाने में करते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। नेक्स्ट आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपली आप लिखना, अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी एंडोथर्मिक
इन विच अ सर्टन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा। तो जैसे हीट एनर्जी को अगर कोई भी रिएक्शन एब्जॉर्ब करता है, जो आपका कंटेनर है उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी वजह से कंटेनर को जैसे आप टच करोगे तो हल्का सा टेम्परेचर डाउन नजर आएगा। लेकिन एक्सोथर्मिक में आपका कंटेनर को टच करते हो तो आपको हीट महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे हीट या एनर्जी रिलीज हो रहा है और यहाँ पे हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। या फिर आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो अ केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी in the form of heat and light in order to proceed की जगह पे आप complete भी लिख सकते हो। The reaction are called endothermic reaction। यानी endothermic reaction ऐसा रिएक्शन है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी आपका हीट या फिर लाइट के फॉर्म में होता है। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जो आपका गिवन रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम लोग हीट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी 1.5 से लिया गया है, जिसमें हम लोग आयरन सल्फेट को हीट दे रहे हैं। तो आयरन सल्फेट आपका आयरन ऑक्साइड में साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस वाला है। प्लांट अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेता है और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए सनलाइट का यूज करता है और आपका क्लोरोफिल का यूज कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा प्लांट इन दी अब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर लाइट का होना बहुत जरूरी है इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। सनलाइट के प्रेजेंट में प्लांट ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज द रिस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। आपको इस क्वेश्चन में बताना है जो रिस्पिरेशन है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर क्यों करते हैं। सबसे पहले आप रिस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन लिखो। तो रिस्पिरेशन में ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर बनाता है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा एटीपी को भी बना रहा होता है, यानी आपका एनर्जी को बना रहा होता है। तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी आपका रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन में भी आप देख रहे हो कि एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो सिंपली लिखोगे रिस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन ऑफ फूड combined with oxygen in the cell of our body and produce heat energy। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपका produce heat energy ही है। यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। इसी वजह से हम लोग इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों बोला गया है, साथ में डिकम्पोजिशन और आपका कॉम्बिनेशन का कुछ एग्जाम्पल भी लिखना है। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कर लेना और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी डिफाइन कर लेना। डिफाइन के लिए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंपली लिखेंगे इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन सब्सटेंस दैट इज कंपाउंड split to give two or more simple substance element or compound is called decomposition reaction। decomposition reaction में reactant साइड में बेसिकली एक कंपाउंड होगा जो कि स्प्लिट करेगा और प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड को फॉर्म करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। वैसे ही आप वेयर एज इन अ कॉम्बिनेशन two or more substance that is element or compound combine to form a single substance। combination reaction में reactant साइड में आपका एक से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड होगा, कंबाइन कर प्रोडक्ट साइड में एक कंपाउंड बना देगा। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ड्यू टू दिस रीजन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड है, वहीं आपका कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड होता है।
वहीं अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड की बात करें तो डिकम्पोजिशन में एक से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड होगा, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक ही कंपाउंड होगा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। वहीं दूसरा एग्जांपल की बात करें तो आयरन सल्फेट हीट को एब्जॉर्ब करके आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से कह सकते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेसिकली आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। वहीं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा होता है, वहीं आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर वाटर बना रहा है। तो यहाँ जो भी रिएक्शन है बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना सिंपल, पहले डिफाइन कर देना, उसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राइट वन इक्वेशन इच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी is supplied in the form of heat, light और electricity। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल लिखना है, हीट के रिलेटेड जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया गया हो, या फिर लाइट को एब्जॉर्ब किया गया हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब किया गया हो, वैसे ही एक एक इक्वेशन लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट वाला रिएक्शन लिखते हैं। आपका एक्टिविटी 1.5 वाला ही रिएक्शन है जिसमें आयरन सल्फेट को हीट दे रहे हैं। तो आयरन सल्फेट आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। वहीं अगर हम लोग दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात करें तो आपका एक्टिविटी 1.8 है जिसमें हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में लगते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले तो आपका एक्टिविटी 1.7 का रिएक्शन है जिसमें हम लोग वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो वाटर आपका H2 गैस और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। ऐसे ही आप एक एक करके एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दे सकते हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में आपका एक ही कंपाउंड होगा जो कि स्प्लिट होता है हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड में। तो सिंपली आप ऐसे ही इस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको बताना है और साथ में दोनों का इक्वेशन लिख के बता देना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड होगा और साथ ही साथ एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर कंपाउंड होगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा लीस्ट रिएक्टिव वाले को। मान लो A प्लस BX रिएक्टेंट साइड में दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड है, इसमें से एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पर A इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि इस वाले B को जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आपका लीस्ट रिएक्टिव अलग हो जाएगा और मोर रिएक्टिव के साथ आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसके साथ एक दो एग्जांपल लिख देना है, जैसे कि कॉपर सल्फेट और साथ ही साथ आयरन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस या रिप्लेस कर देगा और आयरन उसके जगह पे चले जाएगा, तो आपका आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। वैसे ही कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और फिर आपका कॉपर बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही लिख लेना है। वैसे ही आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी लिखोगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहले डिफिनेशन लिखोगे, अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन दी रिएक्टेंट टू गिव न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि रिएक्टेंट साइड में आपका कंपाउंड है तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा और प्रोडक्ट साइड में एक नया कंपाउंड या सब्सटेंस बना देगा। एग्जांपल में सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड है।
तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा, सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देगा सिल्वर क्लोराइड, वैसे ही सोडियम नाइट्रेट के साथ कंबाइन होकर सोडियम नाइट्रेट बना देगा। दूसरा एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर क्लोराइड है, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना देगा और आपका कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट बना देगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करके एग्जांपल लिख देना है और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी डिफाइन करके रिएक्शन लिख देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखना है। यहाँ पर हम लोग सिल्वर को रिकवरी कर रहे हैं यानी रिफाइनिंग कर रहे हैं फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट आपका रिएक्टेंट साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट आपका AgNO3 होता है और बेसिकली एक्वस होगा प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, तो जो सिल्वर नाइट्रेट है डिस्प्लेस करेगा कॉपर मेटल के साथ, तो आपको कॉपर लिख लेना है, मेटल है तो सॉलिड हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू सिल्वर, इसी वजह से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और प्रोडक्ट साइड में आपका कॉपर नाइट्रेट बना देगा, साथ में सिल्वर अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही करके ही हम लोग सिल्वर को रिफाइनिंग या फिर रिकवर करते हैं फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। सिंपली इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है उसको आपको लिख लेना है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर रिएक्टेंट साइड में कंबाइन कर कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है, और ये जो सिल्वर है यही सिल्वर को हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना था फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, उसको आप एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो हम लोग सबसे पहले प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का डिफिनेशन देख लेते हैं। सिंपली आप लिखना, अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं, इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट साइड में आपका एक इनसॉल्युबल सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, यही इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लोग प्रिसिपिटेट कहेंगे और ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल में आप सिंपल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट साइड में आपका सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। प्रोडक्ट साइड में जो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इसी को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं और यहाँ पे इसका कलर वाइट है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। वहीं अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरे एग्जांपल में बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट, प्रोडक्ट साइड में आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में जो बेरियम सल्फेट है ये आपका इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी ये भी एक पीपीटी है, इसका कलर वाइट है। तो यहाँ पे अगेन एक पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक्सप्लेन द फ्लोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल इच। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, इसके बेसिस पे ही यहाँ जो 2 टर्म दिया गया है उसको डिफाइन करना है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन की बात कर ले तो ऑक्सीडेशन में याद रखना आपको कि ऑक्सीजन गेन होता है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका हम लोग 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, जब आप कार्बन को बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं हम लोग तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ आपका इस कार्बन में ऐड हो गया, तो ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। यहाँ पे मैग्नीशियम है, बर्न कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम में ऐड होकर कंबाइंड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और इस एग्जाम्पल में कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो दोनों ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट अब हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से कंबाइन कर कॉपर प्लस वाटर बनाएगा। यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड था इससे ऑक्सीजन रिमूव होकर हाइड्रोजन के साथ आ जाता है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपका रिडक्शन का है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड कंबाइन विद कार्बन, जैसे आप हीट दोगे तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ रिएक्टेंट साइड में देखोगे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। वैसे ही ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर becomes black in color. Name the element X and the black color compound formed. इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है आपके पास एक एलिमेंट है X, इसका कलर ब्राउन है। जैसे ही इस X एलिमेंट को आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इस ब्राउन कलर एलिमेंट का जो कलर है चेंज होकर ब्लैक बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इस एलिमेंट X का नाम बताना है, उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ब्लैक कलर का, इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर हीटिंग इन एयर, इसका मतलब है क्या कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एलिमेंट X को हीट करना है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक के एक्टिविटी 1.11 से लिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है 1.11, इसी से वो क्वेश्चन आपको बनाया गया है। जो ब्राउन कलर का बेसिकली कॉपर होता है, इसको जैसे ही आप एयर के प्रेजेंस में हीट करते हो तो इसका कलर ब्लैक बन जाता है, डेट इज कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो बस इसी रिएक्शन को लिखकर यहाँ जो भी दिया गया है उसको एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले इक्वेशन को देख लो, कॉपर को जिसका कलर ब्राउन है, जैसे ही हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, यानी कॉपर ऑक्सीजन को गेन कर एक कंपाउंड बना देता है कॉपर ऑक्साइड, और इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है नेम दी एलिमेंट X, तो हम लोग एलिमेंट X का नाम लिखेंगे जो कि आपका कॉपर हो जाएगा। उसके बाद एंड दी ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, तो जो ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा है उसका भी नाम बताना है, तो उसका नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड। फिर से समझ लो, कॉपर जो कि ब्राउन कलर का है, जैसे ही हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन को गेन कर कॉपर ऑक्साइड बना देता है जिसका कलर ब्लैक है। यहाँ पर इस एलिमेंट का नाम लिखना है जो कि कॉपर है, और साथ ही साथ इस कंपाउंड का भी नाम लिखना है जो कि कॉपर ऑक्साइड है। लेकिन आपके बुक में कॉपर 2 ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसलिए आप कॉपर 2 ऑक्साइड लिख देना, नहीं तो आप कॉपर ऑक्साइड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट इन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल में हम लोग पेंट को क्यों अप्लाई करते हैं। आप सिंपली लिखना, पेंट के वजह से जो आयरन का सरफेस है उस पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से हमारे सराउंडिंग में जो एयर है और एयर में जो ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो आयरन के सरफेस पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना सकता है, जिसकी वजह से आयरन आर्टिकल में आपका रस्टिंग नहीं हो पाता है। बेसिकली पेंट के वजह से जो आपका आयरन आर्टिकल्स है उसमें रस्टिंग नहीं हो पाता है, इसी वजह से हम लोग आयरन आर्टिकल पे पेंट का यूज करते हैं। तो सिंपली लिखना आप, पेंट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर can't have a direct contact with the surface of iron metal, therefore the surface gets protected against the rusting। इस क्वेश्चन में बस आपको यही 2 लाइन लिख लेना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई, या फिर गिव रीजन वाई डू चिप मैन्युफैक्चरर यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। यहाँ आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन है। पहला तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 19 है कि ऐसे फूड जिसमें तेल या फिर फैट है तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं क्यों, या फिर दूसरा है जो हम लोग चिप्स खाते हैं बेसिकली, या जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ऐसा क्यों। तो इसमें आपको लिखना क्या है, जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। आपका जो खाने में
तेल या फिर जो फैट प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो आपका खाना है वो बेसिकली रेंसिड हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? या तो एयर के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन जैसे ही हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज वाला जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाता है, ऑक्सीडाइज रिएक्शन से बच जाते हैं हम लोग। तो इसी वजह से जो खाना है वो आपका रेंसिड नहीं होता है। इसी वजह से जो आपका फूड आइटम है जैसे कि पोटैटो चिप्स हो गया, उसको पैक्ड करते हैं नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से आपका रेंसिडी नहीं हो पाता है और एक लंबे समय तक जो आपका चिप्स है वो एज इट इज रहता है। आपको लिखना क्या है यहाँ पर एक बार देख लो, यही वर्ड आप लिख लेना कि नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव गैस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड आइटम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द फूड आइटम बिकम रेंसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, बट सच रिएक्शन इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन में प्रोसेस नहीं हो पाता है। Therefore, food item like potatoes, chips, etc. are packed with nitrogen to prevent them from rancidity for a long time. यही आप इस दोनों क्वेश्चन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी फ्लोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल ए कोरोजन और रेंसिडी। यहाँ पर आपको कोरोजन को डिफाइन करना और रेंसिडिटी को डिफाइन करना है, साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। तो सबसे पहले हम कोरोजन की बात कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअली कन्वर्जन ऑफ अ मेटल इनटू इट्स कंपाउंड बाय द अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर दैट इज वाटर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। कोरोजन को आप देखोगे, अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी आयरन आर्टिकल या फिर आपका सिल्वर आर्टिकल है, जैसे वो एयर और जो आपके मॉइस्चर होता है उसमें अगर बहुत लंबे समय तक रहता है तो आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग नजर आएगा जो कि आयरन को कमजोर कर देता है, उसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। वैसे ही सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाएगा और कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जो आयरन या फिर सिल्वर या फिर जो कॉपर का आर्टिकल होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो कमजोर हो जाता है, जिसको हम लोग आसानी से फिर तोड़ सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम लोग पेंट का यूज करते हैं। इसी वजह से हम लोग आयरन को भी पेंट करते हैं, सिल्वर या फिर कॉपर आर्टिकल को भी पेंट करते हैं। और एक बात याद रखना, जो आयरन में जो कोरोजन होता है उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो रेंसिडिटी है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल दैट कैन बी इजिली नोटिस बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी जब आपके फूड आइटम जिसमें तेल या जो फैट्स होता है लंबे समय तक एयर के प्रेजेंस में रहता है, तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन को गेन कर बेसिकली खाना जो है स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। उसको आप नोटिस कर सकते हो, जैसे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में लिख लेना आप, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे ही बटर का कोई भी चीज बना हुआ लंबे समय तक छोड़ दोगे तो उसका टेस्ट या फिर जो स्मेल है वो खराब हो जाएगा। तो रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए सिंपली जो आपका फूड स्टोर कर रहे हो तो जो कंटेनर है वो बेसिकली एयर टाइट होना चाहिए, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो पाए। या फिर खाने को हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर या फ्रीज के अंदर रखेंगे, या फिर हम लोग उस खाने में एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लेंगे, जैसे कि चिप्स है या फिर आपका जो पैक्ड फूड है उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट है इसके वजह से हम लोग रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं।